पार्ट 16 तक पढ़ लिया था, आशा करती हूँ आप सभी ने पढ़ लिया होगा। और पार्ट 17 ईथर में, जैसे पार्ट से हमने पढ़ा कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, तो अल्कोहल पूरा हो गया हमारा, फिनॉल पूरा हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों ईथर। ईथर क्या होता है, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले की बात आएंगे तो बच्चे ईथर होता है ROR। क्लियर आपको? ROR का मतलब क्या है? R का मतलब है कार्बन, इस R का मतलब क्या है? कार्बन। और अपने पास जैसे मान लीजिए R एल्किल समूह है तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? CH3। यहाँ भी लिख दिया O और यहाँ भी लिख दिया CH3। तो इट मीन्स R एल्किल है और एल्किल का एग्जाम्पल क्या है? मैथिल है। तो ये हो गया अपना डाई मैथिल ईथर। तो जब ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल समूह लगे हों तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ईथर कहते हैं। तो हमने बता दिया आपको ईथर क्या चीज होती है। ठीक है। अब ईथर भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल ईथर और दूसरा होता है मिश्रित ईथर। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए डेफिनेशन भी लिख दी है कि जब ऑक्सीजन की दोनों संयोजकता किससे पूर्ण हो? एल्किल समूह से पूर्ण हो। दोनों और क्या लगे हो? आप ऐसे भी कह सकते हैं जब ऑक्सीजन के दोनों और एल्किल समूह लगे हो तो ये ईथर कहलाते हैं। ठीक है। अब हम इसके नीचे क्या लिखेंगे? ये दो प्रकार के होते हैं, लिखते जाइए साथ साथ आप भी मेरे। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक होता है सरल ईथर और दूसरा होता है मिश्रित ईथर। तो हम लिख देंगे इसी के साथ। ठीक है बच्चों, सरल ईथर और मिश्रित ईथर। देखिए बच्चों, सरल ईथर का मतलब क्या होता है? जब ऑक्सीजन के दोनों ओर, जब ऑक्सीजन के दोनों ओर समान एल्किल समूह जुड़े हों, समान एल्किल समूह जुड़े हों। ठीक है। जब ऑक्सीजन के दोनों ओर समान एल्किल समूह जुड़े हों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या लिख दिया? डाई मैथिल ईथर। आप देख रहे हैं दोनों ओर क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? मैथिल जुड़ा हुआ है। यहाँ हम कहेंगे कि दोनों ओर समान एल्किल समूह नहीं हो। जब ऑक्सीजन के दोनों ओर समान एल्किल समूह ना हो। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों क्या लिख देंगे हम? CH3O C2H5। तो एक और मैथिल जुड़ा है और दूसरी और एथिल जुड़ा है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सरल ईथर क्या है और मिश्रित ईथर क्या है। सिंपल ईथर एंड मिक्स्ड ईथर, इंग्लिश में इस तरह से कह देंगे हम इसको। अब हम यहाँ से आगे कहें कि इसका सामान्य सूत्र क्या है, तो सामान्य सूत्र हमने पढ़ा ROR। ठीक है। लेकिन यहाँ से जैसे ROR तो हमने लिख दिया, जैसे एल्केन का होता है ना CnH2n, इसी तरह से इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? इसका सूत्र होता है अपना CnH2n प्लस 2 और क्या लिख देंगे? ऑक्सीजन। जैसे मान लीजिए इसको एग्जाम्पल करके बताऊं, ये क्या है? ईथर का सामान्य सूत्र। मैं आपको बता दूं बच्चों, अल्कोहल का सामान्य सूत्र भी यही होता है, इसीलिए अल्कोहल और ईथर दोनों आपस में क्रियात्मक समूह समावयवता रखते हैं। ठीक है। यहाँ से CnH2n प्लस 2O, जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करके बताएं, यदि n बराबर कितना है? 2 है। n बराबर कितना है? यहाँ से 2 है। कार्बन की संख्या कितनी है? सॉरी, यहाँ से 2 है। तो आप कैसे लिखेंगे? कार्बन कितना है? 2। तो हाइड्रोजन की संख्या n की जगह रखते जाइए, 2 प्लस 2O। क्या बना? C2H4 सॉरी H6, 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6O। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहूँ C2H6O का, तो आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से लिखा जाएगा बच्चों? CH3O CH3। अब आप देखिए कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6, ऑक्सीजन कितना है? 1। अर्थात ईथर का सूत्र हो गया C2H6O। याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिए, अल्कोहल और ईथर का सामान्य सूत्र समान है। ईथर और अल्कोहल आपस में क्रियात्मक समूह समावयवता रखते हैं। लिखवा देते हैं हम आपको ये। देखिए बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए ईथर और अल्कोहल आपस में कौन सा समावयवता प्रदर्शित करते हैं, तो उसका नाम क्या होगा? क्रियात्मक समूह समावयवता। कैसे है? यहाँ पे देखिए, ये तो अल्कोहल का सूत्र और ये किसका सूत्र है? ईथर का। इसमें देखिए कार्बन कितने हैं? 2 हैं। कार्बन कितने हैं बच्चों? 2 हैं। हाइड्रोजन देखिए 5 और 1 6 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। C2H6O। बना यही सूत्र। यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं? 2 हैं,
कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और ऑक्सीजन कितना है 1। इट मीन्स अगर इन दोनों का सूत्र लिखा जाए तो C2H6O है, अर्थात जब यहाँ पर हमारा सूत्र तो समान हो लेकिन उसमें क्रियात्मक समूह क्या हो, अलग अलग हो, तो ये क्या सी समानता प्रदर्शित करते हैं, क्रियात्मक समूह समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये एथेनॉल और ये ईथर है, इसमें अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है OH है, जबकि इसमें ईथर क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह जब अलग अलग हो लेकिन सूत्र समान हो तो ये क्रियात्मक समूह समानता कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इसका नॉमेनक्लेचर, नामकरण। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार हो जाइए आप। देखिए नॉमेनक्लेचर क्या है, इसका नामकरण हम कैसे करते हैं। बच्चों नामकरण के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, नाम दो तरह से लिखा जाता है। एक तो होता है इसका सामान्य नाम और दूसरा होता है इसका कैसा, IUPAC नाम। तो मैं आपको पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो सामान्य नाम हम कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा इसके रूल्स समझ लेते हैं कि नाम कैसे कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, सामान्य नाम लिखते समय सबसे पहले जैसे मान लीजिए इसका लिखना है हमें सामान्य नाम, किसका लिखना है CH3OCH3। तो सब इसका रूल क्या है बच्चों, इसका रूल क्या है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्किल समूह का नाम लिखना होता है। पहले क्या लिखना होता है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्किल समूहों का नाम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ से ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्किल समूह का नाम लिखते हैं हम। यहाँ से कैसे लिखते हैं बच्चों, अल्फाबेटिकली, वर्णमाला के अनुसार। वर्णमाला के अनुसार। जैसे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कौन सा है, दोनों मैथिल। तो यहाँ से दोनों, अगर दोनों ही मैथिल है तो इसको हम क्या लिखेंगे, अगर दोनों समान समूह है तो डाई शब्द लगाएंगे। मैथिल कितने, 2, तो डाई मैथिल और फिर क्या लिख देंगे, ईथर। तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्किल समूह का नाम लिखते हैं वर्णमाला के अनुसार। वर्णमाला के अनुसार का अर्थ क्या है, अभी हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एग्जाम्पल है CH3O C2H5। ठीक है, जैसे इसमें तो आया मैथिल और यहाँ पर क्या आया बच्चों, एथिल। एथिल की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, E से, और मैथिल किससे शुरू होती है, M से। ठीक है, अब यहाँ से जो मैथिल है M पहले आएगा या E पहले आएगा, तो हमारा नाम क्या होगा, एथिल, फिर क्या आएगा, मैथिल, और फिर क्या लगाएंगे, ईथर। तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, फिर ईथर लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, ईथर। तो इससे अकॉर्डिंग इसका नाम क्या हुआ बच्चों, मैथिल कितने हैं, 2, तो क्या होगा, डाई मैथिल, फिर क्या लिखेंगे, ईथर। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे हमारा मैथिल और यहाँ क्या है, एथिल है। देखो बच्चों इसका नाम हम क्या लिखोगे, सबसे पहले एथिल आएगा या मैथिल आएगा, श्योर सी बात है, ई पहले आता है तो कौन पहले आएगा, एथिल पहले आएगा, फिर क्या आएगा, मैथिल आएगा। ठीक है, एथिल फिर मैथिल और फिर क्या लिख देंगे, ईथर। एथिल मैथिल ईथर। समझ में आ गया बच्चों आपको सामान्य नाम कैसे लिखना है, पहले एल्किल समूह का नाम लिखना है, फिर क्या लगाना है, ईथर। अगर दोनों एल्किल समूह समान है तो वर्ड क्या यूज करना है, डाई। अगर एक तरफ अलग अलग ग्रुप है तो पहले जो पहले आता है वर्णमाला में, अल्फाबेट में पहले आता है वो, फिर बाद में मैथिल और फिर लास्ट में ईथर। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं कौन सा नाम है, IUPAC नाम। अभी तो मैं केवल रूल्स बता रही हूँ आपको, उसके बाद में बच्चों क्या बताऊंगी, इनके एग्जाम्पल्स बताऊंगी आपको। ठीक है, अभी तो हम पहले रूल्स तो जान लें। तो IUPAC नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो इसके रूल्स क्या है, ऑक्सीजन से जुड़ी लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम उसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, जहां से
प्रतिस्थापी नजदीक हो अंकन करते हैं। क्या करेंगे बच्चों? अंकन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ यहाँ पे, उसके बाद बात करते हैं। जैसे यहाँ से हमने ये एग्जाम्पल सामने लिख दिया। अब आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के एक और तो 3 कार्बन है और दूसरी ओर कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। तो पहला पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है। ऑक्सीजन से जुड़ी लंबी कार्बन श्रृंखला, ये वाली लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई बच्चों। ये लंबी कार्बन श्रृंखला में अब आप देखिए प्रतिस्थापी नजदीक हो। मैं आपको इस प्रतिस्थापी का नाम बता देती हूँ क्या हुआ। इस कार्बन की संयोजकता पूरी करेंगे, क्या होगा बच्चों? ये CH3। CH3 क्या होगा? मैथिल। ये क्या है? ऑक्सी। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? इतने वाले पोर्शन का नाम क्या देंगे हम? मेथॉक्सी। क्या नाम देंगे बच्चों इसका? मेथॉक्सी। समझ में आ गया? अर्थात ये पूरा क्या हो गया इसका? प्रतिस्थापी। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो मैथिल होता, इट मीन्स ये पूरा क्या है? प्रतिस्थापी। CH3O को क्या कहेंगे? मेथॉक्सी। अगर 2 कार्बन होते तो एथॉक्सी, 3 होते तो प्रोपॉक्सी, 4 होते तो ब्यूटॉक्सी। तो मेथॉक्सी। इसके बाद नंबरिंग करिए 1 2 3। तो नाम देखिए, अब आप देखिए कितने पे आ रहा है? मेथॉक्सी 1 पर आ रहा है। फिर हम क्या लिखेंगे बच्चों? 1 मेथॉक्सी। क्या लिख दिया हमने? 1 मेथॉक्सी। तो अंकन सहित प्रतिस्थापी का क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? कार्बन की श्रृंखला। कार्बन कितने हैं? 3 हैं। तो क्या लिख दिया? प्रोप। फिर क्या लिख देंगे? 1 मेथॉक्सी प्रोपीन। तो हमारे पास रूल क्या हुआ बच्चों? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? प्रतिस्थापी अंक सहित। फिर क्या लिखेंगे? कार्बन की श्रृंखला। और फिर क्या लिखेंगे बच्चों? एन। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों आपको? प्रतिस्थापी अंक सहित, कार्बन की श्रृंखला और फिर क्या लिखेंगे? एन। तो ये हुआ अपना IUPAC नामकरण। इस तरह से हमें करना है। अब बारी आती है किसकी? एग्जाम्पल्स की, कि एग्जाम्पल्स हमें कैसे करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपके एग्जाम्पल्स कराते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप उन्हें सॉल्व कर पाए। इसके लिए बनाएंगे बच्चों हम एक टेबल। टेबल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिए सामने बच्चों, टेबल में 3 नाम डाल दीजिए, संरचना, सामान्य नाम और IUPAC नाम। ठीक है, अब सबसे पहले हमने एक पहला लिखा, 1 कार्बन ऑक्सीजन 1 कार्बन। चाहे तो आप इसकी संयोजकता पूरी कर सकते हैं। ठीक है, CH3O CH3। अब मैंने आपसे कहा पहले सामान्य नाम। सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों ओर के एल्किल समूह देखिए, दोनों ओर क्या है? मैथिल है। तो क्या नाम होगा इसका सामान्य? डाई मैथिल। और लास्ट में क्या ला देंगे बच्चों? क्लियर है? पहले हम सामान्य नाम पढ़ लें 2-3, फिर उसके बाद हम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से मैंने लिखा CH3O C2H5। हालांकि मैं करवा चुकी हूँ आपको ऊपर, फिर भी देखिए ये मैथिल है और ये क्या है? एथिल है। अगर ये एथिल है तो इसका मतलब पहले क्या आएगा? एथिल आएगा। नाम क्या होगा? एथिल मैथिल ईथर। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक और लिखते हैं हम यहाँ से, ये लिख दिया हमने। H पूरे कर दीजिए हम यहाँ से। यहाँ से ये क्या है? एथिल है 2 कार्बन का। ये भी क्या है? 2 कार्बन का एथिल है। एथिल एथिल दोनों समान है, तो नाम में क्या आएगा? डाई एथिल ईथर। समझ में आ गया बच्चों? अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। अभी 3 ही है एग्जाम्पल, अभी और भी लिखेंगे। पहले IUPAC नाम को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों? इसमें श्रृंखला का चयन करेंगे। ये देखिए, दोनों में से कोई सी भी कर लीजिए। यहाँ भी 1 कार्बन और यहाँ भी 1 ही कार्बन है। अब इसकी नंबरिंग की जरूरत है क्या? 1 ही कार्बन होता है तो नंबरिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा। इस प्रतिस्थापी को क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी। क्या कहेंगे बच्चों? मेथॉक्सी। ठीक है, अब यहाँ से 1 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? मैथ। फिर क्या लगा देंगे? एन। नाम क्या हुआ? मेथॉक्सी मैथेन। वेरी गुड। आगे देखो, यहाँ 1 कार्बन और यहाँ 2 कार्बन। श्रृंखला कौन सी चूज होगी? खुद ही बताओ आप। 2 कार्बन वाली चूज होगी ना बच्चों, तो ये होगी 2 कार्बन वाली चूज। मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चों, 2 कार्बन होंगे तो भी हमें अंक नहीं देना। देखो ये भी मैं क्लियर करती हूँ कि क्यों अंक नहीं देना है हमें। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए हम यहाँ से एग्जाम्पल लिखते हैं CCOC। आपने ये इसको श्रृंखला को चूज किया। ठीक है, आपने ये श्रृंखला चूज की बच्चों। आगे देखें, इसके अंदर जब ये श्रृंखला आप चूज करते हो, मान लीजिए आपने नंबरिंग दे दी
तो आप क्या लिखोगे इसे, इसको मेथॉक्सी लिखोगे, आप याद दोगे मैडम 1 मेथॉक्सी और क्या आ जाएगा एथीन, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 को एथ कहते हैं फिर एन। मान लीजिए मैंने इसको नंबरिंग नहीं दी, या मान लीजिए ये इस तरह से नहीं था, इस तरह से ना होके ये ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ था, इस तरह से लगा दिया, तो भी आप क्या करोगे, यही श्रृंखला को चूज करोगे और नंबरिंग फिर भी क्या आएगी 1 2। इसका मतलब ये यहाँ था तो भी इसको 1 नंबर मिला, अगर ये इस साइड जुड़ गया तो भी इसको 1 नंबर मिला। तो कोई मतलब ही नहीं है ना कि आप नंबर 2 या फिर ना दो, नंबर 1 ही रहने वाला है। जब नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़े तो हमें वहां पर नंबर नहीं देना है। इसीलिए नाम क्या होगा बच्चों, यहाँ से भी मेथॉक्सी लिख लीजिएगा, मेथॉक्सी एथेन। देखिए बच्चों नाम क्या होगा यहाँ से, मेथॉक्सी एथीन। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे CH2 CH3, ठीक है, 2 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ, कोई सी भी श्रृंखला चूज कर लीजिए। ये वाली श्रृंखला आपने चूज कर ली, जैसी श्रृंखला चूज करते हो। अब नंबरिंग फिर से देखिए, अगर आप यहाँ से करते हो 1 2 तो भी इसको 1 नंबर मिलने वाला है, अगर ये यहाँ नहीं जुड़ा होता, इस साइड जुड़ा होता तो भी 1 नंबर ही मिलने वाला। इट मीन्स यहाँ भी नंबरिंग की आवश्यकता नहीं है। इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, कितने कार्बन है 2, इसीलिए क्या लिखते हैं बच्चों एथ। फिर ऑक्सीजन है तो क्या लिखेंगे ऑक्सी, एथॉक्सी, और 2 कार्बन है तो क्या कहेंगे एथीन। तो नाम क्या हुआ एथॉक्सी एथीन। चलिए बच्चे आगे के एग्जांपल्स करते हैं, हमने 2 एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं, तीसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ से, सॉरी 3 पढ़ लिए, अब हम देखते हैं चौथा एग्जांपल। देखिए जैसे मान लीजिए ये वाला लिखा हुआ है आपके पास, अब ठीक है, अब आप कहते हैं कि इसके अंदर अब हम काम सामान्य नाम लिखे, तो बच्चों इसको क्या कहेंगे हम, ये देखो CH3 CH2 CH2 CH3। अब आपको याद होगा 3 कार्बन की 2 श्रृंखलाएं होती है, एक तो आइसोप्रोपिल और एक होता है एन प्रोपिल। ये तीनों कार्बन कैसे सीधे, तो इस समूह का नाम क्या होगा बच्चों एन प्रोपिल। क्या नाम होगा एन प्रोपिल, और इस समूह का नाम क्या होगा मैथिल। अब आपसे हम पूछें कि एम मैथिल पहले आएगा कि एन प्रोपिल, तो मैं आपको बता दूं प्रोपिल से पहले एन लिख रहा है तो ये भी वर्णमाला में काउंट होगा। तो एम पहले आता है या एन, सीधी सी बात है एम पहले आता है, इसका सामान्य नाम क्या होगा बच्चों, पहले मैथिल आएगा, मैथिल एन प्रोपिल ईथर। क्लियर हुआ, मैथिल एन प्रोपिल ईथर। अब बात होती है किसकी, इसकी, अब बात होती है इसकी IUPAC नाम की। अब आप IUPAC नाम पे जाएंगे तो तीनों कार्बन, देखिए बच्चों ये 3 कार्बन का है अपने पास, यहाँ से आपने सेलेक्ट किया इसको। नंबरिंग अब यहाँ देना आवश्यक है क्योंकि हो सकता है OCH3 इस बीच वाले कार्बन पे लगा हो तो दिक्कत हो सकती है बच्चों, इसीलिए नंबर देंगे यहाँ से 1 2 3, क्योंकि अब हमारे पास नंबरिंग बीच वाली भी है, क्योंकि OCH3 हो सकता है यहाँ ना लग के यहाँ लगाओ तो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए अब हम इसका IUPAC नाम देंगे। तो बच्चों IUPAC में CH3 और O को मिला के क्या कहेंगे मेथॉक्सी। तो लिख दीजिए यहाँ से, क्या होगा यहाँ से बच्चों मेथॉक्सी, ठीक है। लेकिन ये मेथॉक्सी कितने नंबर पर है 1 नंबर पे, तो हम क्या कहेंगे बच्चों 1 मेथॉक्सी, और 3 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों हम प्रोपेन, तो 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ से। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा यहाँ से, ये हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिख दिया। अब इसके अंदर आप देखते हैं यहाँ इसके सामान्य नाम क्या होगा। अब आप ये वाला जो समूह है, ये श्रृंखला कैसी थी सीधी थी, लेकिन यहाँ आप देखोगे ये वाले जो है अगर मैं इसको हाइड कर दूँ यहाँ से, ये वाला हाइड कर दिया हमने, तो ये समूह कौन सा है आइसोप्रोपिल। कौन सा समूह है आइसोप्रोपिल, क्योंकि बीच वाले कार्बन से संयोजकता क्या है हटी हुई है, जबकि कोनों वाले जो कार्बन है देखो जो ऊपर ये वाला कार्बन, ये कार्बन जो दिख रहा है हमें यहाँ कोने कार्बन, जो कि बीच वाला कार्बन कौन सा है इन तीनों में से ये वाला, बीच वाले कार्बन से संयोजकता हटना, इट मीन्स आइसोप्रोपिल। देखो और मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ से, ये तो होता था एन प्रोपिल और ये होता था आइसोप्रोपिल, तो मैंने इसी वाले को हमने कैसे लिख दिया भाई, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्लियर हमारा, तो ये भी आइसोप्रोपिल और ये भी आइसोप्रोपिल, चाहे तो आप OCH3 को ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप OCH3 को इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो अपना होगा ये मैथिल और ये आइसोप्रोपिल, तो इसको नाम क्या देंगे बच्चों मैथिल, फिर क्या लिखेंगे आइसोप्रोपिल, और फिर क्या लिख देंगे ईथर। तो ये तो वो इसका सामान्य नाम। अब इसके IUPAC नाम पर आते हैं,
ये अपनी श्रृंखला चूज करी, अंकन करते हैं 1 2 3। ये कौन सा समूह है? मेथॉक्सी। कौन से नंबर पर है? 2 नंबर पर है बच्चों, तो नाम क्या होगा? 2 मेथॉक्सी। और पूरा क्या है? प्रोपेन। तो लिख दीजिए यहाँ पे नाम 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। और बच्चों इस वाले एग्जाम्पल पर बच्चों आपके 2 मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया। इस एग्जाम्पल पर आप लगा लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, खूब सारा इंपॉर्टेंट इसमें मार्क कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल में सीधा आता है मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर का उदाहरण लिखिए, संरचना लिखिए और इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना 5वां एग्जाम्पल। छठा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए आपका पास इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ से ये कार्बन लिखा हमने, ये ऑक्सीजन लिखा और ये लिखा C6H5 बेंजीन वाला। या फिर इसको मैं कैसा लिख सकती हूँ बच्चों? इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, यहाँ से ये बेंजीन रिंग लगा दी, O लिख दिया और ये CH3। C6H5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, या तो ये लिख सकते हो या फिर ये। अब इसमें देखिए इसका सामान्य नाम नहीं, ये मैथिल और ये क्या है? फेनिल है। तो मैं इसके आगे नीचे लिख भी देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है? मैथिल। मैथिल की स्पेलिंग METHYL। फेनिल, फेनिल की स्पेलिंग F से शुरू नहीं होती बच्चों, किससे होती है? P से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? P से शुरू होती है। इसीलिए मैथिल और फेनिल में से, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, हम इसको क्या पढ़ते हैं? फेनिल। और हमें क्या लगता है? F से आता है, और F से आता है तो हम फेनिल को पहले लिख जाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, फेनिल पहले नहीं आएगा, पहले कौन सा आएगा इसके अंदर? मैथिल ही आएगा। इसलिए इसका सामान्य नाम क्या हुआ? मैथिल फेनिल ईथर। मैथिल फेनिल ईथर। एक चीज और बता दें बच्चों, इसको हम एनिसोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम एनिसोल भी कहते हैं। इसे याद रखिएगा, इसका एक कॉमन नेम और है, वो क्या है? एनिसोल। अब बात आती है इसकी आईयूपीएसी नाम की। आईयूपीएसी नाम में दोनों में से मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी? इस C6H6H5 वाली होगी। सही कह रही हूँ, ये वाली श्रृंखला। या तो मैं इसकी बात करूँ नीचे वाले की या ऊपर वाले की, बात तो एक ही है। कार्बन 6 है, यहाँ पर कितना है? 1 है। तो इसका मतलब ये इसकी क्या होगी? मुख्य श्रृंखला होगी, क्योंकि C6H5 क्या है? वास्तव में बेंजीन है, तो मेथॉक्सी बेंजीन। या हम कह दें इसकी हमने ये मुख्य श्रृंखला मान ली, तो ये तो हो गया मेथॉक्सी, और इसको क्या कहा हमने? बेंजीन। तो इसका आईयूपीएसी नाम लिख लीजिए। क्या लिख देंगे आप यहाँ से? मेथॉक्सी बेंजीन। हुआ बच्चा, आपको नाम क्या होगा? मेथॉक्सी बेंजीन। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं एक और। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ लिख दिया C2H5O C6H5। ठीक है, यहाँ से हम बात करें तो आपको अब कंफर्म हो गया होगा ये क्या है बच्चों? ये एथिल है, और ये क्या है? फेनिल है। नाम वही होगा, एथिल फेनिल ईथर। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको OC2H5। इसका कॉमन नेम है बच्चों फेनिटॉल। क्या नाम है इसका? कॉमन फेनिटॉल नाम है इसका। तो इसका नाम क्या हुआ बच्चों? यहाँ से ध्यान से समझ लेना, फिर मत कहना मैडम समझ नहीं आया है। ठीक है, अच्छे समझते रहिए। मैथिल फेनिल ईथर। और आईयूपीएसी नाम क्या होगा? ये तो इसका क्या हो गया? प्रतिस्थापी। और ये होगी इसकी मुख्य बेंजीन वाले, तो एथॉक्सी बेंजीन। एथॉक्सी बेंजीन। तो ये हुआ बच्चों अपना नामकरण। ठीक है, इस तरह से नाम हम लिख सकते हैं बच्चों। समझ आ गया होगा आपको किस तरह से नाम लिखने हैं। यहाँ से एथॉक्सी बेंजीन हो गया, मैथिल फेनिल ईथर हो गया हमारा, तो इनको आपको भूलना नहीं है बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे ईथर का विरचन की, ईथर के बनाने की विधियाँ। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं ईथर का विरचन प्रयोगशाला विधि। ईथर के विरचन में क्या होगा बच्चों? यहाँ से प्रयोगशाला विधि में मैंने आपको बता रखा है बच्चों। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमने क्या करा? C2H5OH अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराई? H2SO4 से। कितने पे कराई? 413 केल्विन। याद होगा आपको, याद आ गया होगा बिल्कुल रूप से कि यहाँ क्या बनता है? डाई एथिल ईथर बनता है। ठीक है, प्रयोगशाला विधि में होता क्या है, एक मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगी बच्चों, जो आपकी बुक्स में बना हुआ है। हालांकि वो डायग्राम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं आपको वो डायग्राम बुक से दिखा दूंगी बच्चों। देखिएगा बच्चों, इस डायग्राम में आपको हालांकि क्लियर नहीं दिख रहा होगा, डायग्राम थोड़ा अधूरा सा है। ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र है कुछ भी नहीं। यहाँ पर क्या होता है बच्चों? अल्कोहल भर दिया जाता है 2 रेशो में। ऊपर से धीरे धीरे क्या डालते हैं? H2SO4 डालते हैं, जिससे इन दोनों को मिला के क्या बनती है? इसकी
वाष्प बनती है। ईथर की वाष्प जैसे ही संघानित्र से होती हुई इसमें से निकलती है, यहाँ पर क्या होता है, बर्फ रखी होती है जिससे वाष्प ठंडी होकर किसमें चेंज आता है, ईथर में चेंज हो जाता है। तो कभी कभी इस तरह का चित्र जो होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का चित्र पूछ लिया गया था। तो मेरा आपसे कहना है कि 238 पेज नंबर पर आपका चित्र दिया हुआ है ये बुक में, तो एक बार आप इस चित्र को बना लीजिएगा। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये बनवा नहीं रही थी। ये चित्र एक बार देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। बाकी रिएक्शन आपको पता है ही, रिएक्शन कैसे करनी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। देखिए यहाँ से दूसरा मेथड हम पढ़ते हैं ईथर बनाने का। तो ईथर बनाने का दूसरा मेथड हम करते हैं किससे, एलुमिना से। तो सेकंड डाल लीजिए बच्चों, एलुमिना से। बच्चों प्रयोगशाला विधि का जो मैंने आपको ये मेथड लिखवाया है, ये सीधा पूछा जाता है एग्जाम में। क्या होता है, जब अल्कोहल की क्रिया H2SO4 से, H2SO4 भी कौन सा है बच्चों, सांद्र है, 413 केल्विन पे क्रिया कराई जाती है, तो क्या होता है, याद कीजिए 443 केल्विन पे क्या बनता है, एल्कीन बनती है, एथीन बनती है। याद आ गया होगा आपको। तो अब हम किससे लिखेंगे बच्चों, एलुमिना से। एलुमिना से मैं आपको बता दूं, जब दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल यहाँ से Al2O3 मतलब एलुमिना की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो ईथर का निर्माण होता है। देखिए किस तरह से होता है बच्चों, देख लीजिए बच्चों, यहाँ से होता क्या है बच्चों, ये अपना प्यास क्या है, C2H5OH है। एक और मॉलिक्यूल ले लीजिए, ये भी क्या है, C2H5OH है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, ताकि सामने अगर H2O हो तो हम इसको इस तरह से निकाल सके। रिएक्शन किससे कराई जा रही है, Al2O3 से। टेम्परेचर कितना है बच्चों, 523 केल्विन हो गया टेम्परेचर, 523 केल्विन। अब जो बचा वो लिख दीजिए, C2H5O C2H5, ये देखिए C2H5O C2H5 बन गया हमारा ईथर। तो ये तो होगी पहली रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन देखिए, C2H5OH प्लस, यहाँ से हमने रिएक्शन क्या करनी है बच्चों, C2H5OH की रिएक्शन हमने कितने पे करनी है, सॉरी यहाँ से Al2O3 से ही करनी है, लेकिन टेम्परेचर कितना है बच्चों यहाँ से, वो है हमारा 653 केल्विन। कितना है, 653 केल्विन। 653 केल्विन पर अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ये लगभग अभिक्रिया कैसी है, सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराई थी 443 पे, तब तो एथीन बना था, और यहाँ 413 केल्विन पे कराई थी तो ईथर बना था। इसको हम कैसे ध्यान रख सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। ये देखो CH3 यहाँ से है अपना, ठीक है, ये अपना क्या है CH2OH, ठीक है। इस CH3 को मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ, CH2H लिख सकती हूँ। दो सिग्मा बंधे टूटते तो क्या बनता है, एक पाई बनता है, और वही Al2O3 653 केल्विन, तो क्या बन गया, एथीन बन गया। तो आपको क्या याद रखना बच्चों, वही अल्कोहल की अभिक्रिया है, वही 523 पर कराते हैं तो एल्कोहल क्या बना है, ईथर। 653 पे कराते हैं तो क्या बनता है, एल्कीन, ठीक है। 523 पे कराएंगे तो ईथर, 653 पे कराते हैं तो CH2CH2, मतलब कम तापमान पर हमेशा ईथर बनता है और अधिक तापमान पर एल्कीन बन जाते हैं। यही चीज किसमें थी बच्चों, H2SO4 में थी। 413 पे कराया था तो ईथर बना, 443 पे कराते थे तो एल्कीन बनता था। आशा करती हूँ आपको वो रिएक्शन समझ आ गई होगी। अब तक हम 2 रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब बच्चों तीसरी रिएक्शन है, उसका नाम है विलियमसन ईथर संश्लेषण। क्या नाम है इसका, विलियमसन ईथर संश्लेषण। बच्चों आप देख रहे हो ये कैसी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। इट मीन्स अगर ये नेम रिएक्शन है तो ये अपने लिए क्या बनती है, इम्पॉर्टेंट। बच्चों इम्पॉर्टेंट नहीं, मैं इसको क्या कहूंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल दिया। अब तो ये रिएक्शन जो है वो हमारे लिए याद करना जरूरी हो गई है। अब बच्चों यहाँ पर जरूरी है रिएक्शन याद करना, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके बारे में लिख भी लेंगे बच्चों, है ना। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराई जाती है, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड से कराई जाती है। नाम थोड़े कठिन लगे, कोई बात नहीं, पहले लिखते हैं फिर याद करते हैं। देख लीजिए बच्चों, एल्किल हैलाइड मतलब RX, अभिक्रिया किसे कराई, RONE, अर्थात सोडियम, Na मतलब सोडियम, RO, R मतलब एल्किल, ऑक्साइड है तो एल्कोक्साइड से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है बच्चों, ईथर का निर्माण होता है। तो ये बच्चों RX की अभिक्रिया किससे कराई हमने, RONA, ठीक है। क्या हो गया यहाँ से, NaX बाहर हो गया। जब NaX बाहर हो गया यहाँ से तो क्या बन गया, ROR, ठीक है। ये तो हुआ सिंपल सी बात, लेकिन ऐसे नहीं लिखनी होती बच्चों एग्जाम में। इसके साथ आपको क्या लिखना होगा, इस R को लिखना होगा। चलो मैंने क्या लिख दिया यहाँ से, C2H5, X की जगह क्या लिख दिया, Cl, Na की जगह Na, O की जगह O, R की जगह भी लिख दिया
C2H5, क्या बाहर निकाल दिया बच्चों, NaCl। अब जो बचा वो क्या हुआ, C2H5O C2H5। ठीक है, आसान है रिएक्शन, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है बच्चों। एग्जाम्पल तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे इसमें। बच्चों ये नोट डाल के आप लिख लीजिए, एल्केन हैलाइड कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 1 डिग्री, देखिए यहाँ से इसका मैं उत्तर बता देती हूँ आपको। मान लीजिए हमने एल्किल हैलाइड से एक रिएक्शन लिख दी हमने, जैसे हमने लिखा CH3, मुझे एक कंपाउंड यहाँ से बनाना है CH3CH2O, C और ये C, तो ये तो हो गया अपना तृतीयक ब्यूटिल और ये हो गया एथिल। ये समूह कौन सा है, एथिल, और ये कौन सा है अपना 3 डिग्री ब्यूटिल। ढंग से समझिएगा बच्चों, ये कौन सा समूह है, एथिल। अब देखिए यहाँ से कहने का अर्थ क्या है, अब इसके अंदर एक तो हैलाइड होगा और एक क्या होगा, क्षार होगा, अर्थात एल्कोक्साइड होगा। रिएक्शन कैसी होगी खुद देखिएगा बच्चों, यहाँ से CH3CH2Cl प्लस NaO और ये लिख दिया हमने। अब आप इस कंडीशन में देख रहे हैं कि मैडम इसको बाहर निकाल दीजिए और जो अपना प्रोडक्ट होगा वो ऊपर वाला बन जाएगा ना ऊपर वाला प्रोडक्ट। लेकिन मान लीजिए मैं ऐसा नहीं लिखती हूँ और आपको इस तरह से लिख देती हूँ, ये तो हमने लिख दिया CH3CH2O Na प्लस C और ये Cl, इस तरह से लिख दिया, और आप कह दो मैडम ऐसे भी तो बन सकता है। अब भी देखिए प्रोडक्ट अभी भी कौन सा बनेगा, यही वाला बनेगा। देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, कोई अंतर नहीं है ना प्रोडक्ट। लेकिन अब इन दोनों में से सही अभिक्रिया कौन सी है, क्या ये सही है या फिर ये। अब आप ऊपर वाली नोट पे ध्यान दीजिए, ऊपर वाला नोट क्या लिखा हुआ है, एल्किल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए। अब आप इन दोनों में देखिए 1 डिग्री हैलाइड कौन सा है, ये कार्बन 1 डिग्री है, हैलाइड मतलब X, जबकि ये वाला जो कार्बन है इससे Cl जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कैसा है 3 डिग्री। तो लिखे गए नोट के अनुसार, ऊपर जो हमने लाइन लिखी उसके अनुसार इसमें 1 डिग्री हैलाइड है, नीचे वाले में 1 डिग्री हैलाइड नहीं है। तो मैं आपको कन्फर्मली बता दूं, इसमें जो अभिक्रिया होगी वो ये वाली होगी, ना कि नीचे वाली होगी। इस तरह से ये अभिक्रिया नहीं होगी। अर्थात अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए बच्चों, तो आपको 1 डिग्री हैलाइड लेना होगा और दूसरा वाला क्या लेना होगा, क्षार लेना होगा। क्लियर हुई बात आपको। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने ऐसी वाली अभिक्रिया करवा दी तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल ले लें, आपसे पूछ ले कि निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, तो देखिए यहाँ से क्या होना चाहिए। यहाँ से मैं आपको बता दूं, यदि हैलाइड 3 डिग्री लिया जाए तो ये जो RONA होता है ये किसका काम करता है, क्षार का काम करता है, प्रबल क्षार का काम करता है। यदि हैलाइड 3 डिग्री लिया जाए तो उस कंडीशन में ये जो RONA है ये प्रबल क्षार का काम करता है और H+ को बाहर निकाल देता है और विलोपन अभिक्रिया हो जाती है। 3 डिग्री हैलाइड लिया जाए तो उस कंडीशन में RONA किसका काम करता है बच्चों, प्रबल क्षार का कार्य कर H+ को निकालता है और एल्कीन का निर्माण करता है। और एल्कीन का निर्माण लिख लेना बच्चों इस चीज को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें क्या होना चाहिए, एल्कीन का निर्माण करता है। यदि हमें हैलाइड बनाना है, अगर हमें ईथर बनाना है, तो ये निश्चित रूप से ध्यान देना होगा कि हैलाइड हमारा 1 डिग्री है या हैलाइड हमारा 3 डिग्री है। अगर हैलाइड 3 डिग्री हुआ तो उस कंडीशन में ये किसका काम करने लगता है, ये प्रबल क्षार का काम करने लगता है। तो देखिए यहाँ से किस तरह से अब हम रिएक्शन को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से बच्चों क्या होता है, ये है हमारा CH3CH2ON। ढंग से समझिएगा, यहाँ से ये मैंने ले लिया आपका 3 डिग्री हैलाइड। होती क्या है वास्तव में रिएक्शन, अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से क्या बाहर निकला अपना NaCl। आप कहेंगे मैडम फर्क क्या पड़ा, क्यों नहीं फर्क पड़ा बच्चों, जैसे ही NaCl यहाँ से बाहर निकला तो जो बनने वाला आयन था वो क्या बना, ये तो C2H5 है ही, CH3CH2 को C2H5 लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। और ये प्लस था और ये कौन सा है, माइनस।
तो ये क्या हो गया C2H5O माइनस। अब काम क्या करता है, ये यहाँ से Cl निकला है तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन लेके गया है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा। जैसे ही यहाँ से इसके बीच में अभिक्रिया होती है बच्चों, ये देखिए यहाँ से, ये यहाँ से CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3। आप कहेंगे मैडम ये इस तरह से इसमें जुड़ जाएगा, नहीं बच्चों ये जुड़ता नहीं, यही तो खास बात है। अब इस कंडीशन में ये प्रबल क्षार का काम करता है और ये CH3 को मैंने क्या लिख दिया CH2H, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हो गए इसके पास, ये बीच का जो बॉन्ड था वो यहाँ मूव कर गया और ये H को कौन उठा ले गया, ये C2H5O यहाँ से उठा ले गया, क्योंकि ये प्रबल क्षार का काम करता है और क्षार का काम क्या होता है, H+ को बाहर निकालना। और जब H+ बाहर निकल जाता है बच्चों, अब ये बॉन्ड यहाँ मूव कर गया, तो अब आप बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए यहाँ से ये वाली स्थिति है अपनी, ये बॉन्ड यहाँ मूव कर गया तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या बच गया C2H5OH। तो आपको एक चीज समझ में आई कि इन दोनों की रिएक्शन अगर हम करा दें तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, वो ये वाला बनता है। अब मैं आपको मिला के लिखवा देती हूँ एक बार अभिक्रिया क्या बनती है बच्चों, देख लीजिए एक बार आप यहाँ से। ये इसलिए पूरा करवाया ताकि आपको समझ आ सके। Cl की विभिन्नता ज्यादा है, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, यहाँ पे क्या रह जाएगा प्लस। सॉरी बच्चे यहाँ पे इस समय प्लस को मत लिखना, नीचे लिख देना इस प्लस को। Na और Cl मिलके NaCl बाहर कर देंगे, ये लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया NaCl क्या हो गया, बाहर हो गया, बच क्या गया C2H5O माइनस। किसका काम कर रहा है, प्रबल क्षार का काम कर रहा है इस समय, अर्थात ये H+ को बाहर निकाल ले जाता है। H+ को जैसे ही बाहर निकालता है ये यहाँ से बॉन्ड मूव करते हैं यहाँ से, और ये पूरा की पूरा बॉन्ड कहाँ चला आता है, इसके बीच में, और क्या बन गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन बन गई। तो सीधी सी बात है, अगर मैं पूरी अभिक्रिया लिखनी चाहूँ बच्चों तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो फुल CH3CH2ONa प्लस Cl कार्बन, ये आपने तृतीय ब्यूटिल लिख दिया और प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ से ये बन गया अपना प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल कंप्लीट। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर 3 डिग्री हैलाइड आ जाए तो क्या बनता है, एल्कीन बनते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। आगे बात करते हैं हम यहाँ से शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ किस तरह से अभिक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए बच्चे, नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ, नम सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है बच्चों, सिल्वर ऑक्साइड का मतलब होता है Ag2। नम मतलब यहाँ पे पानी का अणु साथ में आएगा। रिएक्शन क्या हुई यहाँ से बच्चों, ये देखिए यहाँ से मैंने ले लिया एथिल आयोडाइड, कोई सा भी ले लो आप, आयोडाइड ज्यादा बेस्ट है क्योंकि फटाफट रिएक्शन हो जाती है। Ag2O को कैसे लिख सकते हो आप, यहाँ से AgOAg, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस I, इसी तरह से एथिल आयोडाइड फिर से लिख दिया। ये जो लिखा है बच्चों मैंने एथिल लिखा है, आयोडाइड क्यों लिखा है, ताकि आसानी से AgI बाहर निकल जाए, यहाँ से ये AgI बाहर निकल जाए। पूरा हम यहाँ से देखें तो CH3CH2O CH2CH3। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा डाई एथिल ईथर। समझ में आ गया बच्चों, AgI बाहर निकल गया। अब है हमारे पास डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण। तो इसके बाद हम ये 4 रिएक्शन हो गई, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बच्चों, विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो इससे पहले वाली जो थी वो अपने पास वो भी इंपॉर्टेंट थी, एल्यूमिना वाली। तो अब देख लेते हैं इथाई एथिल ईथर के भौतिक गुण। बच्चों मैं आपके लिए एक ऐसी रिएक्शन वीडियो लेके आऊंगी जिसके अंदर अपन मोस्ट रिएक्शंस जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन हम पढ़ते हैं कि मतलब इन अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, वो सारा रिवीजन में एक साथ हो जाएगा। ये वीडियो मैं पक्का से आपके लिए लेके आऊंगी जिसके अंदर आपको कंप्लीट रिवीजन टाइप की रिएक्शन मिल जाएंगी। क्योंकि 12th क्लास है, ऑर्गेनिक अपने पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि 12th क्लास में हमारी प्रिपरेशन अच्छी हुई है नहीं हुई है, तो उसी को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अभी तो आप हेडिंग डाल दीजिए डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा आप बच्चों, डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है बच्चों, इसके अंदर वैसे ज़्यादातर ये इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं बच्चों अपने पास, फिर भी अपने पता होना चाहिए। इसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चों, ये लिक्विड होता है। कैसा लिक्विड होता है, रंगहीन होता है और मीठी गंध होती है। इसकी कैसी होती है, मीठी गंध, द्रव मीठी गंध वाला। ठीक है, दूसरा कैसा है बच्चों, ये वाष्पशील है। वाष्पशील क्यों है, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। पेपर में आ जाए बच्चों, ये वाष्पशील है क्यों, क्योंकि ईथर हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात इसकी क्या है, इसकी जो वाष्प है, अगर इसकी जो ये अपन वाष्प इसको सूंघ ले तो क्या होता है, इसे बेहोशी उत्पन्न की जा सकती है। तो इसकी वाष्प सूंघने से
बेहोशी आती है, लिख दीजिए साथ में, इसकी वाष्प सूंघने से बेहोशी आती है। ठीक है बच्चों, और इसका क्वथनांक आप साथ में लिख ही लीजिएगा। क्वथनांक है इसका मात्र 307.6। अब 307.6 कितना टेम्परेचर हो गया, अब आप लगा लीजिए। 0 डिग्री कितना होता है, 273 केल्विन होता है। तो 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ से इसका क्वथनांक हो जाएगा, जिस पर क्या हो जाता है, ये वाष्पित हो जाता है, क्वथनांक में परिवर्तित। क्वथनांक इसका 307.6 केल्विन पर आ जाता है, ज़्यादा नहीं है। हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चों, डाई एथिल ईथर की संरचना। पेपर में पूछी जाती है बच्चों, डाई एथिल ईथर की संरचना। ठीक है, अब डाई एथिल ईथर की आपको संरचना आपको देखनी है कि किस तरह से होती है। क्योंकि हम जानते हैं O के दोनों तरफ क्या होते हैं, C2H5 जुड़े होते हैं, लेकिन O के दोनों तरफ C2H5 किस प्रकार से जुड़े होते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ से स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ आपके सामने। ये यहाँ से मैंने ईथर को थोड़ा खोल के लिख दिया, CH2CH3, चाहे आप C2H5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहली बात, अगर आपको पानी का मॉलिक्यूल ध्यान है, ठीक है, मैं यहाँ बना के आपको बता रही हूँ। H2O ध्यान है, H2O ऐसा ही होता है, ये भी कुछ ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस H के क्या है, कार्बन कार्बन है। इसके बीच का जो कोण होता है, ये जो अपन बात कर रहे हैं, इसके 104.5 डिग्री का होता है। ठीक है, अब लेकिन अगर बात करें तो ये जो होता है ऑक्सीजन, इसमें कौन सा संकरण होता है, sp3 होता है, याद आ गया होगा। तो यहाँ भी संकरण कौन सा होता है बच्चों, sp3 होता है। अब यहाँ पर होता क्या है बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, 2 लॉन पेयर होते हैं। ये बंध कौन से बच्चों, सिग्मा बंध है। और बीच का जो ये बंध कोण है बच्चों, ये यहाँ पर बंध कोण, वैसे जब sp3 संकरण होता है तो बंध कोण कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। क्योंकि ये जो होते हैं इसकी LP और BP, ये तो 2 LP हो गए इसके लिए, और ये क्या हो गए, इसके 2 BP हो गए। तो 2 LP व 2 BP चतुष्फलकीय घेरे में, चतुष्फलकीय, तो यहाँ 2 LP और 2 BP चतुष्फलकीय रूप से विन्यासित होते हैं। इसलिए यहाँ पर बंध कोण जो होता है बच्चों, विन्यासित होते हैं। ध्यान कीजिए, sp3 में भी क्या होते हैं, 2 LP और 2 BP होते हैं। अतः बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन क्या है यहाँ पर, 2, ये आपको दिख रहा है भाई, अपने पास एल्किल समूह है, लेकिन 2 एल्किल समूहों के प्रतिकर्षण के कारण, भाई दोनों एल्किल समूह है, समान समूह है, जब इनके पीछे प्रतिकर्षण होगा तो क्या होगा, ये बंध कोण फैलेगा। दोनों एल्किल समूहों के प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण का मान बढ़ जाता है। बंध कोण का मान बढ़कर 110 डिग्री हो जाता है। H2O की आकृति कैसी होती है बच्चों, वी शेप या फिर कोणीय कह सकते हैं। तो यहाँ भी जो शेप आएगी बच्चों वो कैसी आएगी, कोणीय। ठीक है, संकरण कौन सा होगा, sp3। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका। एक यहाँ से इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो म्यू होता है इसका, वो कितना होता है बच्चों, 1.3 dBi होता है। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ से। तो ये जो अपने पास इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसको नोट आपको नहीं करना है। चतुष्फलकीय रूप से विन्यासित होते हैं, और यहाँ भी साथ में लिख लीजिएगा बच्चों, यहाँ संकरण लिख दीजिए। संकरण कैसा है, यहाँ पे संकरण अपना कौन सा है, sp3। तो बच्चों डायरेक्ट एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है, तो मैं कंफर्म हूँ कि आप कर पाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली ईथर की संरचना समझाइए, तो आप इससे बता सकते हैं 2 सिग्मा होते हैं इसके अंदर, 2 LP 2 BP होते हैं, sp3 संकरण होता है, चतुष्फलकीय रूप से विन्यासित होते हैं, और बंध कोण 110 डिग्री का होता है। ये एक्सप्लेनेशन आप नोट कर ही लेंगे, आपके सामने है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो है डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण। देखिए बच्चे, डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण।
रासायनिक गुण में क्या क्या चीजें आती हैं बच्चों, आप सभी जान चुके हैं। अब रासायनिक गुण के अंदर क्या आते हैं, अपने केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, अर्थात सारी रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, एक तो आएगी अपनी एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या आएगी, एल्किल समूह की। तो अपन पहले तो नोट कर लेते हैं क्या क्या चीज आएंगी। एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों। दूसरी क्या आएगी अपनी, क्रियात्मक समूह के ईथर पर क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इसकी एलपी के कारण ऑक्सीजन पर उपस्थित एलपी के कारण अभिक्रिया। ठीक है। तीसरी क्या है अपने पास, ये अपना कौन सा होता है, ROR। ठीक है। तो यहां पर कह रहा है CO बंध के, मतलब ये वाली बंध विखंडन की अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन के बंध विखंडन की क्रिया। ठीक है बच्चों। और चौथी है जो अपनी, वो है अन्य अभिक्रिया। तो सबसे पहला अपना आता है बच्चों एल्किल समूह के प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। हेडिंग डाल दीजिएगा। सबसे पहला है एल्किल समूह के प्रतिस्थापन की क्रिया। तो फर्स्ट डालेंगे हम हेडिंग ठीक है। अब प्रतिस्थापन में क्या होगा यहाँ से बच्चों, जो कार्बन पे हमारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, देखिए यहाँ से प्रतिस्थापन में होता क्या है। देखिए यहाँ से जैसे हमने लिखा CH3 CH2O CH3 सॉरी CH2 CH3, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अर्थात हाइड्रोजन तो यहाँ से हटेगा और जगह क्या आ जाएगा, कोई दूसरा परमाणु आ जाएगा। तो इसके अंदर केवल एक ही अभिक्रिया है बच्चों, वो है हमारी हैलोजनीकरण। कौन सी अभिक्रिया है, हैलोजनीकरण। तो हम यहाँ से पहली है डाल दें इसके अंदर। और तो एल प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहली है हमारी, एक ही है पहली और दूसरी, तो क्या, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन का आना। लेकिन हैलोजन का आना दो तरह से संभव है बच्चों यहाँ से। एक तो होगी अंधेरे में अभिक्रिया, अंधेरे में क्या मतलब इसका, अंधेरे में हो गया सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में। एक होगा सूर्य के प्रकाश में, कहने का अर्थ हो गया कि यहाँ पर तो प्रकाश नहीं होगा और इस वाली कंडीशन में प्रकाश होगा। तो पहले आप टॉपिक क्या लेगा, अंधेरे में हैलोजनीकरण, अर्थात अंधेरे में अगर यहाँ पर लाइट नहीं पड़े तो प्रतिस्थापन किस प्रकार से होगा। तो इस तरह से बच्चों आप हेडिंग डाल दीजिए अंधेरे में हैलोजनीकरण। इसमें होगा क्या कि जब हम यहाँ से ईथर की अभिक्रिया कराते हैं, किससे कराते हैं, ईथर की। ईथर भी कौन सा, डाई एथिल ईथर। ये देखिए यहाँ से, ठीक है। रिएक्शन किससे हुई बच्चों इसकी, हमने क्लोरीन से अभिक्रिया करा थी। क्लोरीन से करा दीजिए या ब्रोमीन से करा दीजिए। तो इस पर जो कार्बन होता है, कार्बन भी कौन सा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन सा होता है बच्चों, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अल्फा कार्बन वो होता है जो क्रियात्मक समूह के पहला कार्बन होता है। क्रियात्मक समूह ईथर है, इसमें विषम परमाणु कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो इसके सापेक्ष पहला कार्बन कौन सा है, ये वाला। तो ये कौन सा हुआ, अल्फा। इसके सापेक्ष दूसरा कार्बन कौन सा है, ये। तो इसको होगा बीटा। और मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं बच्चों अल्फा और बीटा का। मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ अल्फा कार्बन कौन सा है, तो OH के सापेक्ष विषम यही है इसके अंदर। तो पहला कौन सा है ये, तो ये क्या हो गया, अल्फा। मान लीजिए मैंने आपको इस तरह से एग्जाम्पल लिख दिया, आपसे कहा इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, तो विषम परमाणु कौन सा है, Cl। तो इसके सापेक्ष कौन सा हो गया, ये अल्फा। मान लीजिए मैंने आपको इस तरह से लिख दिया, तो इसके अंदर विषम कौन सा है, मतलब सबसे अलग क्या है, क्रियात्मक समूह है, अर्थात पहला कौन सा हो गया, ये हो गया। या फिर मैंने देखिए आपको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछी इसमें अल्फा कौन सा है, तो COOH यही है विषम। इससे जुड़ा हुआ पहला, और कोई नहीं जुड़ा हुआ ना इससे। इससे जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन कौन सा है, ये और ये। तो दूसरा कार्बन जो जुड़ा हुआ होता है उसको क्या कौन सा बोलते हैं,
बीटा। तो इससे जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन कौन सा, ये भी इससे जुड़ा, ये भी इससे जुड़ा, ये भी इससे जुड़ा, तो कौन सा हुआ, बीटा। आप देखें इसमें पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, ठीक है, इस तरह से होता है। इसी तरह से इसमें अल्फा, ये बीटा। अब देखो यहाँ पर हमने बीटा कहूँ तो इससे जुड़े हुए दो कार्बन कौन से, ये दोनों, तो ये कौन सा हो गया, बीटा। अगर मान लीजिए मैं आपको इस तरह से और लिख दूँ, ये कार्बन है, इसका अल्फा कौन सा हुआ, ये वाला। तो आपको समझ में आ गया अल्फा किसको कहते हैं, जो विषम लगे अपने को, सबसे अलग सा लगे, वो कौन सा होता है, अल्फा होता है। तो अब देख लीजिए बच्चों, होगा क्या, अंधेरे में जब हैलोजनीकरण करते हैं तो ऑक्सीजन से जुड़ा जो अल्फा कार्बन होता है, इसके हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, और एक बार ही हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा यहाँ से बच्चों, और इस H की जगह क्या लग जाएगा, X लग जाएगा। तो X लगा देते हैं हम बच्चों यहाँ से, CH3, X मतलब हैलोजन लग जाएगा, ये CH और ये CH3, ये CH, अर्थात यहाँ से प्रतिस्थापित हो गया तो यहाँ भी Cl हो गया और यहाँ भी Cl आ गया। लग गया बच्चों यहाँ से। अब यहाँ से बोलेंगे क्या बच्चों, इस पोजीशन को हम यहाँ से, तो इसको तो हमने अल्फा कह रखा था, तो ये भी अल्फा हो गया और ये भी अल्फा हो गया, तो इसका नाम हो गया अल्फा अल्फा डाई हेलो ईथर, अल्फा अल्फा डाई हेलो ईथर। एक चीज और बता दें, जब हम यहाँ से हेलोजन लगा चुके हैं तो एक कार्बन को हमने क्या नाम दे दिया, डैश बोल दिया, अर्थात यहाँ अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, अल्फा डैश हो गया, तो इसको हमने बोल दिया अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो ईथर। अब अंधेरे का तो हो गया, अब कौन सा बच गया, सूर्य के प्रकाश का, वो भी पढ़ लेते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट डाल दीजिए, सूर्य के प्रकाश में हेलोजनीकरण। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ से ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, वही क्या लेंगे हम यहाँ से, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या लेना है बच्चों, क्लोरीन, और ये क्या ले ली हमने यहाँ से, सनलाइट। जब सनलाइट यहाँ से हमने ले ली तो प्रत्येक, देखो हाइड्रोजन कितनी है, 3 2 5 6 7 8 9 10, इसलिए क्लोरीन कितने ले लोगे बच्चों, 10 क्लोरीन यहाँ से ले लीजिए। अब आप कहेंगे मैडम तो 20 हो गए, 10 दूनी 20, तो बच्चों जैसे जैसे H हटेगा HCl भी तो बनेगा, तो 10 हाइड्रोजन तो मिलके 10 HCl निकाल देंगे, बचे हुए 10 Cl इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो कैसे होगा बच्चों, H की जगह क्या बन जाएगा, Cl3, CH2 की जगह CCl2, ऑक्सीजन H की जगह CCl2 और ये CCl3, फर्क क्या पड़ा, अर्थात जितने भी हाइड्रोजन थे वो सब क्या हो गए, यहाँ से प्रतिस्थापित हो गए, और क्या बाहर निकल गया, 10 HCl बाहर निकल गया, तो हो गए बैलेंस यहाँ से 20 क्लोरीन। अब यहाँ से इसका नाम क्या है बच्चों, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। समझ में आया बच्चों यहाँ से। तो अगर सूर्य का प्रकाश आ जाए बच्चों, तब तो क्या कर देना, सारी पोजीशन प्रतिस्थापित कर देना, और सूर्य का प्रकाश ना आए तो आप केवल अल्फा पोजीशन को प्रतिस्थापित करना, इस तरह से हो जाएगा। तो केवल एक ही अभिक्रिया थी इसके अंदर। अब दूसरी कौन सी है बच्चों, क्रियात्मक समूह की, यहाँ से देख लेते हैं हम। यहाँ से थी ऑक्सीजन के एलपी के कारण, देखो यहाँ से बच्चों सेकंड क्या अपनी ऑक्सीजन पर उपस्थित एलपी के कारण, तो ये वाला हेडिंग हम डाल देंगे, सेकंड डाल दीजिए बच्चों। ऑक्सीजन पर उपस्थित एलपी के कारण। यहाँ से क्वेश्चन बच्चों इस तरह से बनता है, ईथर की वह अभिक्रिया लिखिए जिसमें यह लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है, या मैं क्वेश्चन डाल के लिख देती हूँ, लिख लीजिए जिस तरह से क्वेश्चन आता है। ईथर की वह अभिक्रिया लिखें जिसमें यह लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। ठीक है बच्चों, तो पहली रिएक्शन हम कौन सी लिखेंगे, BF3 के साथ। तो यहाँ से आंसर में लिखते जाइए, तो मैं यहाँ से आपको 2-3 रिएक्शन लिखवा देती हूँ आंसर में, कोई सी भी आप लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से मैंने लिख दिया C2H5O C2H5, रिएक्शन किससे कराई, BF3 से। ये जो BF3 है बच्चों यहाँ से, ये किसका काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक अर्थात लुईस अम्ल का काम करता है। अम्ल है
अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यून है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं, ये ऑक्सीजन पे एलपी होने के कारण ही ये लुईस चार्ज की भांति व्यवहार करता है। और ये BF3 सीधे आकर इससे क्या करता है, अटैक करता है, और रिएक्शन में कैसे जुड़ता है, C2H5O C2H5 ये अपने लोन पेयर किसको प्रदान कर देता है, BF3 को प्रदान कर देता है, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ईथरेट कहते हैं। ठीक है, या फिर आप इसका पूरा नाम लेना चाहें तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट कहते हैं। तो यहाँ पर अपनी एक रिएक्शन हो गई बच्चों। दूसरी रिएक्शन हम लिख लेते हैं यहाँ से। दूसरी रिएक्शन किसके साथ है बच्चों, वो है पेरोक्साइड का बनना। कौन सी है बच्चों, पेरोक्साइड का बनना। ठीक है, पेरोक्साइड कैसे बनेगा, यहाँ से पेरोक्साइड मतलब एक और ऑक्सीजन जुड़ेगा। देखें यहाँ से आपको पेपर में आता है तो बच्चों आप एक ही रिएक्शन लिख दोगे तो काफी है। क्वेश्चन आया, आपने ये वाला रिएक्शन लिखा, आंसर कंप्लीट हुआ। दूसरा रिएक्शन हो सकता है अलग से पूछ ले, इसलिए बाकी पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो एक ही रिएक्शन काफी है आपकी। यहाँ से आप लिखेंगे तो C2H5O C2H5 प्लस यहाँ से क्या लिखा हमने, या तो O2 से रिएक्शन करा दीजिए या फिर किससे करा दीजिए, ओजोन से अभिक्रिया करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो सीधे किससे रिएक्शन करेगी, पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है, एक और ऑक्सीजन का जुड़ना। इस तरह से एक और ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ जाएगा और इसको बोलते क्या है बच्चों हम यहाँ से, ईथर पेरोक्साइड। क्लियर है बच्चों, यहाँ से अपना ये बन गया अपना पेरोक्साइड, जिसके अंदर आपको इस तरह से दिख जाए लगा हुआ, इट मीन्स वो क्या बन गया हमारा, लोन पेयर दे दिए इसने, या क्या बन गया है इसका उपसंयोजक बंध। इट मीन्स क्या बनेगा, वो एलपी के कारण अभिक्रिया लुईस चार्ज के जैसे व्यवहार कर रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या होता है जब, क्या होता है जब ईथर लंबे समय तक वायु में रहता है। इसका मतलब ये हो गया, ईथर की लंबे समय तक किससे ऑक्सीजन चली, रिएक्शन चली, ऑक्सीजन से चली। जब ये लंबे समय तक ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो होता क्या है, इसका स्वतः ऑक्सीकरण होने लगता है। उस समय क्या होगा, ईथर का स्वतः ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ईथर का स्वतः ऑक्सीकरण होता है तथा 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण होता है। वन एथॉक्सी एथिल पेरोक्साइड निर्माण होता है जो कि विस्फोटक प्रकृति का होता है, जो कि विस्फोटक प्रकृति का होता है। ठीक है, इसका मतलब वायु में लंबे समय तक पड़ा रहा तो ये विस्फोटक प्रकृति का कंपाउंड बनाता है। तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर भी जानना जरूरी है हमें। फिर C2H5O C2H5 प्लस O2 और आगे बनेगा क्या बच्चों हमारे पास, CH3CH2 नाम दीजिए। देखिए 1-एथॉक्सी क्या बना है, 1-एथॉक्सी। तो ये तो क्या हो गया, एथॉक्सी हो गया, एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड। तो हाइड्रोपेरोक्साइड क्या होता है, एथिल लिखा है, इसका मतलब 2 कार्बन तो आएंगे आएंगे, ये कार्बन कार्बन लिख दिए 2 और ये लगा दिया OOH। ये आपको स्ट्रक्चर याद करनी होगी, या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया एथॉक्सी, फिर कह रहा है एथिल, एथिल मतलब 2 कार्बन, और पेरोक्साइड, पेरोक्साइड क्या होता है 2 ऑक्सीजन, और संयोजकता पूरी करनी ही है इसीलिए H। ठीक है, तो यही है अपना विस्फोटक प्रकृति का। कैसा होता है बच्चों ये विस्फोटक प्रकृति का। चलो आपकी एक रिएक्शन और है वो भी कंप्लीट करा देते हैं। यहाँ से अपने पास एक छोटी सी है, देखिए ऑक्सोनियम लवण का बनना। ऑक्सोनियम मतलब O पर क्या आएगा, नियम मतलब क्या होता है, चलो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या आना वाला है, प्लस आवेश आने वाला है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सोनियम लवण। ये देखिए C2H5O C2H5 रिएक्शन करी किससे, HCl से। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, जैसे ही H+ और Cl- है, रिएक्ट कौन करेगा,
H इस पर रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, COC, C2H5। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या बन जाएगा, H, ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सोनियम। तो हो गया अपना ऑक्सोनियम लवण। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब अपने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे का जो पढ़ेंगे बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने 2 रिएक्शन कर ली है पूरी। तो अब आगे मिलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो औरों से भी आप इसको शेयर कीजिएगा, पढ़ाइए बच्चों। जितना ज़्यादा हम शेयर करेंगे उतना ज़्यादा, कहते हैं ना, विद्या